दृष्टिहीन बच्चों की सहायक तकनीक जैसे ब्रेल, स्लेट, अबेकस, ट्रेलर फ्रेम, ब्रेलर जेड, स्क्रीन रीडर, लेजर कैन। अल्प दृष्टि वाले बच्चे में जैसे सहायक तकनीक होती है मैग्नीफायर, स्क्रीन मैग्नीफायर, टेलीस्कोप, रीडिंग स्टैंड और राइडिंग गाइड। श्रवण बाधित जो सुनने में सुन नहीं सकते उनके लिए तकनीक है इंडक्शन लूप सिस्टम, एफएम सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, पर्सनल एम्पलीफायर। जबकि गामक विकलांगजन हेतु सहायक तकनीक जिन जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए उपकरण है व्हील चेयर, कैन, स्मार्ट नेव, जॉयस्टिक, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। इसके द्वारा शारीरिक विकलांग जो बालक हैं उनके लिए ऐसे उपकरणों को काम में लिया जाता है। बौद्धिक विकलांगजन हेतु सहायक तकनीक जो बौद्धिक रूप से बुद्धि की विकलांगता की स्थिति है उनके लिए स्वचालित और कंप्यूटरीकृत जो साधन है उपकरण होते हैं। ऑडियो प्रॉम्प्टिंग, वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। जो निम्न विधियां हैं उनके लिए पहली होती है जैसे मोंटेसरी विधि है। इसके प्रतिपादक है मोरिया मोंटेसरी, इटली की है। इन्होंने भाषा की शिक्षा पर बल दिया, कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ये जो मोंटेसरी विधि है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस विधि के जो उपकरण हैं उनके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे ये बनता है कि मोंटेसरी विधि के प्रवर्तक कौन है, तो नाम से ही पता चलता है मौरिया मोंटेसरी, इटली की है। फिर है जैसे किंडरगार्टन विधि। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक पहले तो फ्रोबेल। 4 से 8 साल तक के बच्चों के लिए यह विधि सर्वोत्तम उपयुक्त है। इस विधि में मुख्य रूप से किंडरगार्टन जो विधि है इस विधि के द्वारा खेल, उपहार, अभिनय, नाटक करना, रचना करना, गीतों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है बच्चों को। इस विधि में फ्रोबेल विधि ने क्या कहा, परिभाषा दी है फ्रोबेल ने कि विद्यालय एक बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक का स्थान माली का व बालक का स्थान पौधे के समान है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विद्यालय एक बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक का स्थान माली का व बालक पौधे के समान है। कौन है, फ्रोबेल है। इसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसमें किस किस के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से, उपहार देकर, नाटक, अभिनय करके, रचना करके, गीतों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। खेल विधि के प्रवर्तक हैं हेनरी कोल्डवेल बुक। इनकी पुस्तक थी प्ले वे। उन्होंने कोल्डवेल कुक ने अपनी पुस्तक प्ले वे में खेल विधि का प्रवर्तन किया और यह विधि है अंग्रेजी शिक्षण हेतु उपयोगी है। खेल विधि जो हेनरी कोल्डवेल कुक की है प्ले वे पुस्तक में उन्होंने दी है खेल विधि के बारे में। यह विधि अंग्रेजी शिक्षण में उपयोगी है। प्रोजेक्ट विधि योजना, प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी की प्रयोजनवाद पर आधारित है। जो प्रोजेक्ट है ये एक टॉपिक है प्रोजेक्ट का, प्रयोजनवाद का। यह सभी शिक्षण विधियों में काम में आएगा। ये एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाएगा चाहे कहीं भी मिलो। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि किस प्रयोजना विधि पर जो आधारित है, जॉन डीवी की प्रयोजना विधि पर आधारित है। इनके प्रतिपादक है किलपैट्रिक और जॉन डीवी द्वितीय माने जाते हैं। क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है या प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। अगर किलपैट्रिक ना आए और जॉन डीवी आ जाए तो जॉन डीवी ही करना पड़ेगा। अगर दोनों आते हैं तो किलपैट्रिक करना पड़ेगा। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। किलपैट्रिक ने कहा कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्य पूर्वक कार्य है। किलपैट्रिक क्या है, उद्देश्य पूर्वक कार्य है जिससे सामाजिक व स्वाभाविक स्थितियों में पूरा किया जाता है। डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं हेलन पारकास्ट।
इस विधि में, डाल्टन विधि में, बालक के ऊपर विषय वस्तु समय सारणी व स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि इस विधि में बालक स्वाध्याय करके सीखते हैं। इस विधि के द्वारा बालक स्वाध्याय करके सीखते हैं, उस विधि का नाम है डाल्टन विधि। प्रवर्तक है हेलन पार्कहर्स्ट। इस विधि में बालक के ऊपर विषय वस्तु, समय सारणी व स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं हेलन पार्कहर्स्ट। यह विधि स्वाध्याय करके सीखते हैं। विनेटिका विधि, विनेटिका विधि को इकाई विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं कार्लटन वासबर्ग, अमेरिका के हैं। विनेटिका विधि इकाई विधि है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है। कार्लटन वासबर्ग अमेरिका के हैं, या पूछने की विनेटिका, विनेटिका विधि या इकाई विधि दोनों एक ही है। कार्लटन वासबर्ग अमेरिका के। व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार छोटे छोटे भागों में विभाजित करके शिक्षा दी जाती है, उसे इकाई विधि या विनेटिका विधि कहा जाता है। डेकार्ली विधि, इसके प्रतिपादक हैं ओविड डेकार्ली। डेकार्ली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डेकार्ली। यह विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन आ सकता है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। कौन सी विधि है? डेकार्ली विधि। इस विधि में विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत निम्न रोगों को अक्षमता के आधार पर शामिल किया गया है। कौन सी में? डेकार्ली विधि में। क्योंकि यह विधि है जो मंद बुद्धि बालकों को दी जाती है, जिसमें निम्न प्रकार के जो अक्षमता वाले जो बालक हैं उनकी विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न रोगों के बारे में शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं? डेकार्ली विधि में कौन कौन से रोग या मंदता के लिए शामिल है? अंधता, यानी कि जो अंधेपन, अल्प दृष्टि, यानी कि जो जिनको कम दिखाई दे, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण बाधित, यानी कि जो कम सुने, यानी कि जोर से जब खूब खूब तेज बोलेंगे तब वो कुछ सुनेंगे। चलन निशक्तता, यानी कि चलने में असंभावित, यानी कि वो चल नहीं सकते। बौनापन, बौद्धिक क्षमता, यानी कि उनकी बुद्धि का विकास। मंदता, यानी मंदता ना के बराबर होती है। मानसिक रोगी, यानी कि अपनी मानसिक उनके जो मानसिक जो संतुलन है, शारीरिक जो संतुलन है, वो जैसे 5 से 6 साल का बच्चा करता है उसी प्रकार उनकी मंदता होती है, वो भी शायद ठीक करता है। संवेदनशीलता, मस्तिष्क, मांसपेशियां दुर्विकास, क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि शरीर में कई प्रकार की विकृतियां होती हैं, कोई भी हो सकती है। बहुत निशक्तता, तेजाब हमला पीड़ित, कई बार आप देखते होंगे कि कई जगह तेजाब फेंक देते हैं, तो तेजाब से फिर उनका जैसे मुंह है या हाथ पैर जो चमड़ी जल जाती है। ऐसे जो तेजाब हमला पीड़ित मुंह को डाल देंगे तो उनकी आंखें चली जाती है, किसी का मुंह है खराब हो जाता है, यानी कि चेहरा ही बदल जाता है ना, वो होता है तेजाब हमला पीड़ित। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक रोग है, मानसिक मंदता इसके अंदर, इससे कि मानसिक मंदता काफी प्रभावित होती है हीमोफीलिया रोग से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। एडन एटर्ड नामक फ्रेंच एजुकेटर ने एक जंगली लड़की को पढ़ाने का प्रयास किया। एटर्ड को पहला विशेष शिक्षक माना जाता है जिसने एक जंगली व्यक्ति को पढ़ाया। मंदबुद्धि बालकों के लिए पहला विद्यालय पेरिस में फ्रांस में 1882 में सेगविन ने खोला था। मंदबुद्धि बालकों के लिए पहला विद्यालय पेरिस यानी फ्रांस में 1882 में सेगविन ने खोला था। अंधे बालकों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का, और इसका आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। इसका जन्म हुआ था 1809 में फ्रांस में। भारत में 2 दानों में 2 रुपए का सिक्का जारी हो चुका है। ब्रेल रूलर यानी चांदा, कंपास दृष्टिहीन, दृष्टिहीन भी कई आकृतियां इसके द्वारा कई आकृतियां बना सकते हैं। ब्रेल स्टेट में 6 गांठें और 6 बिंदु होते हैं। लिखने के उपकरण होते हैं नेत्रहीन के लिए।
ब्रेन लिपि इंग्लिश ब्रेल पर आधारित होता है। मुख्यतया जो ब्रेन लिपि होती है ब्रेल टाइप है, उनमें 6 बटन का स्पेस होता है। ब्रेन लिपि है भारतीय ब्रेन इंग्लिश ब्रेल पर आधारित है, जिसमें 26 से अधिक वर्ण होते हैं। पूछा जा सकता है कि भारतीय ब्रेन इंग्लिश लिपि में कितने वर्ण हैं? 26 से अधिक होते हैं। अभिकस यंत्र या गिनतारा एक चौखटा होता है जिसमें कई तार लगे होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम 1992 में विशिष्ट समूह बालकों के निर्मित प्रत्येक विद्यालय में विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें 53 से 70 यानी कम बुद्धि बालकों यानी शीघ्र जो बुद्धि है उनके समूह में उनको रखा गया था। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, विकलांग बच्चों का इलाज और मानसिक विकलांग बच्चों का पुनर्वास। इस अधिनियम के तहत मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 संशोधन किया गया था 2000 के अंदर। अंधापन, जिसमें ये जो हैं ब्रेन लिपि वाले हैं या मानसिक मंदता वाले हैं, मानसिक मंदता बुद्धि वाले हैं, अधिनियम 1996 में लागू हुआ। जो 7 प्रकार की निर्योग्यताएं थी कौन सी थी? अंधापन, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित है, गामक बाधित है, निवारण योग्य कुष्ठ रोग, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1999 हुआ था। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 पारित हुआ। यह जो निकाय है यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाता है। इसमें 2 प्रकार की विकलांगता और आत्मविमोह सबलीनता एक स्नायु यंत्र विकार माना जाता है, जिसमें विकलांगता में बच्चा भाषा को ना समझ सकता है और ना ही बोल पाता है और एक ही शब्द बार बार बोलता है। जैसे जो इसमें सामाजिक निर्योग्यता हो गया, संप्रेषण निर्योग्यता हो गया, लक्षण की निर्योग्यता जो बार बार एक शब्द को बोलना, मस्तिष्क पक्षपात होता है, जो लकवा अंधरोग होते हैं वो होते हैं मस्तिष्क पक्षपात। संरचनात्मक रचना, स्किनर संरचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है व्यक्ति की भविष्यवाणी निष्कर्ष नवीन, मौलिक व असाधारण हो। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तथा उपयोगी हो। रोजर्स व स्टीन के अनुसार सृजनशीलता को उत्पादन कहा। किसने? रोजर्स ने। सृजनशीलता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन टेक्नोलॉजी का। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व हैं समस्या की व्याख्या, समन्वयशीलता, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता। लचीलापन होता है समस्या समाधान के लिए विविध तरीकों का प्रयोग। मौलिकता होती है नया अनूठा। विस्तारण, विचार भाव और विस्तार। इसमें सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे मौलिकता होती है, उत्पादकता होगी, नवीनता लाना, उपयोगिता, जो भी कार्य होगा वह उपयोगी होगा। नमनीयता यानी लचीलापन, किसी भी कार्य में लचीलापन होना चाहिए। परिहास्यता, हंसी मजाक की प्रवृत्ति होनी चाहिए। साहसी स्वभाव के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, जिज्ञासावादी या बहुविध चिंतन या पार्श्व चिंतनशील, महत्वाकांक्षी होते हैं, अध्यापन में सामान्य कल्पनाशील होते हैं, संवेदनशील तमतुक होते हैं, समस्या सजगता समाधान की योग्यता, प्रगतिशील विचार, कमियों की समझ, कार्य लीनता, एक ही बालक, उत्तरदायी के प्रति सजग होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, उत्साही होनी चाहिए, वातावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। सृजनात्मकता व बुद्धि से संबंध क्या है? प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि सृजनात्मकता व बुद्धि से में संबंध। एक व्यक्ति सृजनशील तथा बुद्धि दोनों हो सकते हैं। एक सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है और सृजनशील भी हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति ही बुद्धिमान और सृजनशील हो। सृजनात्मकता व बुद्धि से सकारात्मक संबंध पाया जाना
एक इसमें सृजनात्मकता व बुद्धिमान दोनों भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि दोनों दोनों ही व्यक्ति में उपस्थित हो। टर्मन कहते हैं कि ये आवश्यक नहीं कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो। गिलफोर्ड कहते हैं कि एक विविध चिंतन बुद्धि का आधार है, जबकि बहुबुद्धि चिंतन सृजनात्मकता का आधार है। गिलफोर्ड के अनुसार एक विविध चिंतन बुद्धि का आधार है, जबकि बहुत बुद्धि चिंतन सृजनात्मकता का आधार है। गिलफोर्ड ने कहा कि कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से होता है, कभी सृजनात्मकता रचना से तो कभी सृजनात्मकता उत्पादकता से। जबकि आइजैक न्यूटन क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। मौलिकता सृजनात्मकता की आयाम। मौलिकता की बेरन ने बल दिया है। असाधारण गिलफोर्ड सामान्य सीमा पर संवेदनशीलता गोलमेन ने वर्णन किया है इसका। प्रक्रिया टोरेंस ने इसे संबंध देखने नए संबंधों को उत्पादित करने की मानसिक प्रक्रिया कहा है। सृजनात्मकता विभिन्न योग्यताओं का योग है। सृजनात्मकता है विभिन्न योग्यताओं का योग। सृजनात्मकता रूपात्मक संश्लेषण भी है। प्लेटो ने कहा देवी प्रेरणा सृजनात्मकता को प्लेटो ने देवी प्रेरणा कहा। सृजनात्मकता नीचे के शब्दों में क्या है पागलपन। किस मनोविचारक के अनुसार सृजनात्मकता पागलपन है? नीचे के अनुसार बिल्कुल ने गुण सिद्धांत दिया उस समस्या के प्रति चेतना की निरंतर शब्द आविष्कारक सृजनात्मकता नवीन ज्ञान नवाचारी और आपत्ति सृजनात्मकता या समस्या का नया मौलिक अर्थ खोजना। रोजर्स ने 1961 में सृजनशील व्यक्तियों की निम्न 3 विशेषताओं की एक सूची दी है, जिसमें सहज अभिव्यक्ति परक अनायास स्थायित्व अनिश्चितता को स्वीकार करना विरोधी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। मैस्लो ने 1954 में अपनी पुस्तक 1954 में सृजनात्मकता व्यक्ति को स्वस्थ आत्मसाक्षात्कार व्यक्ति बताया। टोरेंस ने सृजनशीलता एवं सृजनशील विद्यार्थियों की पहचान के लिए निम्न गुणों की सूची प्रस्तुत की है। वो कौन कौन से हैं? जैसे मौलिकता है, मौलिकता होनी चाहिए, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, विनोद प्रिय होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए। प्रतिभाशाली उच्च बुद्धि लब्धि 130 प्लस होते हैं। 130 से उच्च वाले तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले। औसत बुद्धि होती है 90 से 110 यानी कि 89 से 109 औसत बुद्धि में माना गया है। सृजनात्मकता के 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन आता है कि सृजनात्मकता के कितने प्रकार? 3 हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आकस्मिकता सृजनात्मकता, सहज सृजनात्मकता और संरक्षात्मक सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के रूप कौन कौन से हैं? सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित दोनों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सृजनात्मकता है जन्मजात और अर्जित दोनों। सृजनात्मकता बालक सामान्य औसत से अधिक बुद्धि यानी 110 से 120। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन यानी पार्श्व चिंतन। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से शुरू होता है और 30 वर्ष की सीमा में उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता प्रक्रिया व परिणाम दोनों होती है। लक्ष्य निर्धारित होती है। मूलतः मूल शाब्दिक व असांघिक रूप से हो सकती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत की प्रवर्तक है सिगमंड फ्रॉयड। सृजनात्मकता के सिद्धांत में पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रॉयड। उन्होंने पूर्ण चेतना की विकास की सृजनात्मकता। साहचर्य सिद्धांत साहचर्यवाद का सिद्धांत ज्यादा रिबोर है। अंतः दृष्टि का सिद्धांत कोलर का है। अस्तित्ववाद का सिद्धांत है विलियम वुंश।